ओके तो लास्ट लेक्चर में हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा था. क्विकली रिवाइज करेंगे एंड देन वी गो अहेड. सो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या था बेसिकली और क्यों यूज़ कर रहे थे हम लोग. हमको दो वेक्टर्स को ऐड करना है ऑफ द सेम टाइप यहाँ पे मतलब डिस्क्राइबिंग सेम फिजिकल क्वांटिटी. तो अगर वो जो दो वेक्टर है लेट अस से ए बार और बी बार अगर वो सेम डायरेक्शन में नहीं है और सेकंड वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के हेड से स्टार्ट हो रहा है मतलब जहाँ पे फर्स्ट वेक्टर खत्म होता है वहाँ से सेकंड वेक्टर स्टार्ट हो रहा है तो रिजल्टेंट क्या आएगा. रिजल्टेंट आएगा फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ सेकंड वेक्टर. ये था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इसको बोलने का तरीका अलग भी हो सकता है. कैसे बोलोगे. इफ टू वेक्टर्स describing the same physical quantity are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of an incomplete triangle taken in order, then the resultant or basically okay resultant is a good word here. Then the resultant of these two vectors is given in magnitude and direction by the third side of the triangle starting from the tail of first vector and ending at the head of second vector. सिंपल बहुत सिंपल इसका स्टेटमेंट है. हमको जो समझा है वो लिखना था हमको. दैट्स इट. इसके बाद हमने देखा था कि ये कुछ बेसिक मैथमेटिकल रूल्स ओबे करता है. उसमें पहला था कम्यूटेटिव लॉ. तो हमने पहला देखा था इट फॉलोस वेक्टर एडिशन फॉलोस मतलब ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन से आप प्रूव कर सकते हो कि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है. कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या था कि अगर मैं पी बार में क्यू बार ऐड कर रहा हूँ पी बार प्लस क्यू बार कर रहा हूँ या फिर क्यू बार प्लस पी बार कर रहा हूँ ये सेम आना चाहिए. तो ये प्रूव करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था. हम लोगों ने एक वेक्टर ले लिया था पी बार और एक दूसरा वेक्टर ले लिया था हमने क्यू बार. इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा. लेट अस ड्रॉ इट बाय रेड. ये आ गया रिजल्टेंट आपका आर बार विच इज इक्वल टू पी बार प्लस क्यू बार. राइट. ओके. बट हमको पता है हम लोग चाहिए तो नाम दे सकते हो तो ओ ए बी बोल दो. उसको डजेंट मैटर रियली. तो यहाँ पे ओ ए बार जो था वो पी बार था. ओ बी बार जो था वो रिजल्टेंट है और ए बी बार जो है वो क्यू बार है. और जब आप ओ ए बार प्लस ए बी बार करोगे तो ओ बी बार मिलेगा विच इज रिजल्टेंट वेक्टर आर बार. तो आपको मिल गया आर बार इज इक्वल टू ओ ए इज पी बार एंड ए बी इज क्यू बार. इक्वेशन नंबर 1. देन आपको मैंने ये बताया था कि वेक्टर्स को आप पैरेलली मूव कर सकते हो. हम लोग वेक्टर्स को पैरेलली मूव क्यों कर सकते हैं. हम वेक्टर्स को इसलिए पैरेलली मूव कर सकते हैं क्योंकि वेक्टर चेंज कब होता है जब डायरेक्शन चेंज हो या मैग्नीट्यूड चेंज हो. यहाँ पे दोनों ही चेंज नहीं हो रहा है. अगर मैंने ए बी वेक्टर को उठा के यहाँ पे रख दिया लेट्स से ए बी वेक्टर को मैंने शिफ्ट करके यहाँ रख दिया राइट. तो ए बी वेक्टर बन गया ओ सी वेक्टर विच इज़ अगेन क्यू बार क्योंकि मैंने ना लेंथ चेंज किया है मतलब मैग्नीट्यूड नहीं चेंज किया वेक्टर का ना ही मैंने बेसिकली डायरेक्शन चेंज किया है. सिमिलरली पी बार को भी आप मूव कर सकते हो. तो पी बार को भी आपने मूव कर दिया. तो एक नया डायग्राम बन गया हमारे पास अब. ओके. तो बेसिकली इफ़ यू वांट टू से ऐसा हमारे पास एक नया सिनेरियो आया है लाइक दिस. तो अब अगर मैं ओ सी बार में सी बी बार ऐड करता हूँ. ओ सी बार क्या था क्यू बार. सी बी बार ऐड करता हूँ तो क्या था पी बार. ये क्या आएगा वापस से आर बार विच इज़ इक्वल टू ओ बी बार. मतलब ओ से स्टार्ट होगा बी पे ख़त्म होगा.
ऐसा क्यों? क्योंकि वो ट्रायंगल लॉ का डेफिनेशन ही था। हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो पहले वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब टेल से स्टार्ट होना चाहिए और दूसरे वेक्टर के हेड पे मतलब एंड पॉइंट पे ख़त्म होना चाहिए। तो ये ऐसा आएगा। तो इस केस में आर बार ओ क्यू बार प्लस पी बार आएगा, राइट। तो अब हमने देखा इक्वेशन 1 और 2 से कि हमको पी बार प्लस क्यू बार इक्वल टू क्यू बार प्लस पी बार मिल गया, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। यहाँ तक हमारा हुआ था, राइट। ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है ये। तो आई होप, आई एक्सपेक्ट कि आपको ये समझा है, यहाँ तक हमारा हुआ था। तो लेट्स गो टू प्रूफ सेकेंड इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल लॉ, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव। सो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। और एसोसिएटिव प्रूव करने के लिए, एसोसिएटिव प्रूव करने के लिए आपको कम से कम 3 वेक्टर चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। तो एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है बेसिकली, अगर हमारे पास 3 वेक्टर है, लेट अस से इफ ए बार बी बार एंड सी बार आर एनी 3 वेक्टर्स, एनी 3 मतलब सेम टाइप ऑफ कोर्स, क्योंकि ऐड करने वाले हैं ना हम लोग, आर 3 वेक्टर्स, देन एसोसिएटिव लॉ मतलब क्या कि आप ए बार में पहले बी बार ऐड कर लो, क्योंकि आप ए बार और बी बार को ऐड करोगे तो एक नया वेक्टर मिलेगा। तो इसलिए मैंने ब्रैकेट डाला है, मतलब मैं ए और बी को ऐड कर रहा हूँ और वो एडिशन हमको एक नया वेक्टर देगा, रिजल्टेंट वेक्टर देगा हमको बेसिकली। और अगर मैं उसमें सी वेक्टर ऐड करता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ए और बी को पहले ऐड कर रहा हूँ, एक नया वेक्टर मिल जाएगा, उसमें सी ऐड कर रहा हूँ, राइट। या फिर हम ऐसा भी कर सकते थे, हम लोग ए बार को ऐड करते बी बार और सी बार के रिजल्टेंट में, राइट। तो आप ए और बी को ऐड करके एक वेक्टर बनाओ, उसमें सी ऐड कर दो, या फिर आप ए बार को ऐड करो बी और सी बार के रिजल्टेंट में, राइट। तो ये दोनों एक ही होते हैं, दिस टू थिंग्स आर इक्वल, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। सो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। सो डजेंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता है कि आप पहले ए और बी को ऐड कर रहे हो, उसमें सी ऐड कर रहे हो, या फिर आप ए को बी प्लस सी के रिजल्टेंट में ऐड कर रहे हो। डेफिनेटली आप ए और सी ऐसा एडिशन कर नहीं सकते। आई कैन नॉट राइट ए प्लस सी, ए बार प्लस सी बार क्यों नहीं लिख सकता, समझेगा आपको। एग्जाम्पल मैं एक वेक्टर ले लेता हूँ और हम इसको भी ओ पॉइंट बोल देंगे, इसको पी बोल देंगे, ये है हमारा ए बार। अब पी से लेके क्यू तक मैं मान लेता हूँ बी बार है, फिर क्यू से लेके आर तक मान लेते हैं सी बार है। ओके, बहुत सिंपल सिनारियो है, हमने सिर्फ 3 वेक्टर लिए हैं, नथिंग एल्स, हमने और कुछ नहीं किया। हमने 3 वेक्टर लिए। अब अकॉर्डिंग टू दिस, मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया, पहले ए बार और बी बार को ऐड किया। तो ए बार और बी बार को ऐड करूंगा तो ट्राइंगल लॉ के हिसाब से जो नया वेक्टर बनेगा, मतलब ए बार प्लस बी बार जो वेक्टर बनेगा, वो ए के टेल से बी के हेड तक जाएगा। मतलब ये दिस वेक्टर इन रेड, दिस विल बी आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। फॉर योर कन्वीनियंस थोड़ा सा हम लोग टेक्स्ट बुक के नोटेशन से हट के चलेंगे आपको समझने के लिए। तो ये आ जाएगा R1 बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। मैं इसको R1 इंटेंशनली बोल रहा हूँ, राइट, बोल सकते हैं इसको R1 बार, कोई फर्क नहीं पड़ता। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो, जस्ट ए बार प्लस बी बार लिख दो, आपको समझ में तो आ ही रहा है क्योंकि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। ओके, अब क्या किया हमने, अब हम लोगों ने ए बार प्लस बी बार में सी बार ऐड किया। मतलब अब फाइनल सिनारियो क्या है हमारा, हमारे पास ये वेक्टर है एक रेड में, जो O से स्टार्ट हो रहा है Q तक जा रहा है, जिसको हमने ए बार प्लस बी बार बोला हुआ है, और उसमें हम लोग सी बार ऐड करने वाले हैं। तो मैं पार्ट्स में बता रहा हूँ समझने के लिए। अब अगर मैं ए बार
प्लस बी बार को सी बार में ऐड करता हूँ तो हमें जो नया वेक्टर मिलेगा वो ए प्लस बी बार के स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब टेल से सी के हेड तक जाना चाहिए, मतलब इट शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड एंड एट द एंड पॉइंट ऑफ सी। तो ये जो आपको मिलेगा ओ सी बार, ये आपका आएगा रिजल्टेंट R1 बार विच विल बी इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, क्योंकि मैंने ए बार प्लस बी बार को सी बार में ऐड किया तो प्लस सी बार, राइट। तो यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। अब मैं इसको बोल देता हूँ दिस इज आर डायग्राम ए, कंबाइंड डायग्राम ए, ओके, राइट। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का केस, मैं रिपीट करूँगा बाद में। अब हम लोग राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या कर रहे हैं हम लोग, तो हमारे पास जो ओरिजिनल 3 वेक्टर थे ना, पहले मैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ वापस से। ओरिजिनल 3 वेक्टर कौन से थे, एक था ए बार 0 से स्टार्ट हुआ, ओ से स्टार्ट हुआ पी तक गया, दूसरा था बी बार पी से स्टार्ट होकर क्यू तक गया, और तीसरा था सी बार जो क्यू से स्टार्ट होकर आर तक गया, राइट, ओके। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन राइट हैंड साइड पे क्या है, हम लोग ए बार को ऐड करेंगे बी प्लस सी के रिजल्टेंट में। बी प्लस सी, तो ये इंपॉर्टेंट है, बी प्लस सी, जस्ट अ मिनट, या तो बी प्लस सी मतलब ये हमारा आ गया बी बार विच स्टार्ट फ्रॉम पी एंड साइड क्यू, ये हमारा आ गया सी बार विच स्टार्ट एट क्यू एंड एंड साइड आर, ओके, राइट। तो मैंने यहाँ पे ये आर पॉइंट लिखा नहीं था, मैं वापस लिख देता हूँ फर्स्ट केस में भी, डजंट मैटर रियली, ओके। नाउ एडिंग बी बार एंड सी बार, बी बार और सी बार का एडिशन हमको देगा एक नया वेक्टर जो बी बार के टेल से मतलब पी पॉइंट से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ होगा, एंड होगा बेसिकली ये समटाइम्स गड़बड़ होती रहती है, बार कहीं पे डाल दिया मैंने, डजंट मैटर रियली, इट्स ओके, ओके। तो बी बार प्लस सी बार हमको देगा नया वेक्टर जो पी से स्टार्ट होके आर पे ख़त्म होगा, पी से स्टार्ट होके आर पे ख़त्म होगा, तो ये मिल जाएगा आपको बी बार प्लस सी बार, राइट। तो आपको मिल गया ये वेक्टर बेसिकली ऐसा, बी बार प्लस सी बार, ओके। अब अगर मैं इसमें ए बार ऐड करता हूँ, मतलब यू सी व्हाट वी आर डूइंग इज, ये आ गया आपका ए बार, यहाँ पे ए बार था ना आपका, एच यहाँ पे ए बार था जो मैंने ड्रॉ नहीं किया था, ये है आपका ए बार जो ओ से लेके बी तक जाता है। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड मैं ए बार में बी प्लस सी ऐड करने वाला हूँ, ए बार में मैं बी बार प्लस सी बार ऐड करने वाला हूँ, मतलब वो वेक्टर कहाँ से स्टार्ट होगा, वो वेक्टर स्टार्ट होगा ए बार के स्टार्टिंग पॉइंट से बी प्लस सी के एंड पॉइंट तक, मतलब ऐसा एक वेक्टर आएगा, इसको बोल देते हैं R2 बार विच इज ए बार प्लस बी बार ब्रैकेट में प्लस सी बार, राइट। ये है हमारा डायग्राम 2। सो अकॉर्डिंग टू डायग्राम ए एंड बी इफ यू सी R1 बार और R2 बार दोनों सेम है। वाई दे आर सेम, क्योंकि अगर इसको भी आप कंप्लीट कर दोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वाई आई एम सेइंग दे आर सेम, right? So R1 bar which is A bar plus B bar bracket complete plus C bar is equal to R2 bar which is equal to A bar plus inside bracket B bar plus C bar. तो R1 and R2 bar are same. इसका मतलब doesn't matter, 3 वेक्टर में से आप पहले 2 को ऐड करो, उसमें तीसरा ऐड करो, या तो आप पहले को लास्ट 2 के एडिशन में ऐड कर दो, सो इट्स द सेम थिंग। एसोसिएटिव लॉ इसको बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। तो बहुत सिंपल था, मैं रिपीट करूँगा ऑफ कोर्स, सो डोंट वरी, थोड़ा स्लो जाऊँगा तब। अब हमने ये जो कुछ भी लिखा है, जो भी डायग्राम ड्रॉ की है, हमको ये सिर्फ अपने वर्ड्स में समझाना होता है। कैसे समझाएंगे? अब हमने ऑलरेडी बोल दिया कि हमारे पास ए बार बी बार सी बार अगर 3 वेक्टर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो इक्वेशन 1 है यहाँ पे बेसिकली। अब इसी को हमको लिखना है इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में ही है सब। सो लेट्स से कंसीडर
A bar, B bar and C bar as shown in figures A and B, right? From figure 1, figure A, we can show that हमने क्या शो किया, R1 bar is equal to A plus B gives the resultant one vector. A plus B is one vector and that is added to C bar. Similarly, from figure B, we can show that R2 bar is equal to A bar added to the resultant of B bar and C bar, right? Let me give this equation number 3. Let me say this is equation number 2, right? But from figures A and B, we see that क्या दिखता है हमको, R1 bar is equal to R2 bar. Therefore, resultant of A plus B added to C yields the same result, मतलब equal to A bar added to resultant of B plus C. हो गया. Hence, vector addition is associative. Vector addition is associative. Okay. तो मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, स्लोली रिपीट कर रहा हूँ. समझा तो होगा आप सबको, ऐसा अजम्पशन है मेरा. नहीं समझा तो वापस रिपीट हो जाएगा. देखो हमको क्या करना है, हमारे पास 3 वेक्टर है, राइट? हमको ये बताना है कि हम किस ऑर्डर में वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. मतलब पहले 2 को ऐड कर रहे हैं या लास्ट के 2 को ऐड कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट? तो 3 वेक्टर थे हमारे पास. एक था ए बार जो ओ से स्टार्ट हुआ, पी पे ख़त्म हुआ. दूसरा था बी बार जो पी से स्टार्ट हुआ, क्यू पे ख़त्म हुआ, राइट? दूसरा था बी बार जो पी से स्टार्ट हुआ, क्यू पे ख़त्म हुआ. तीसरा था सी बार जो क्यू से स्टार्ट हुआ, आर पे ख़त्म हुआ. मैं 2 अलग अलग डायग्राम ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको. अब लेफ्ट हैंड साइड में हमने पहले ए और बी को ऐड कर लिया. ए और बी का एडिशन कब होता है, जब दूसरा वेक्टर मतलब बी वेक्टर वहाँ से स्टार्ट हो जहाँ पे ए ख़त्म हो रहा है, ए एंड हो रहा है. वैसा है क्या? यस वैसा है. सो बी बार इज स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड, मतलब टेल ऑफ बी एंड हेड ऑफ ए कोइंसाइड. बी बार इज स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट वेयर ए बार इज एंडिंग. तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, यस हम लोग कर सकते हैं. तो ये आ गया उसका रिजल्टेंट, ये मिल गया आपको ए प्लस बी. सिमिलरली राइट हैंड साइड पे बी प्लस सी किया है पहले, तो कर सकते हैं क्या? यस, क्योंकि सी बार वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ बी बार ख़त्म होता है. मतलब ये हमको मिल गया बी बार प्लस सी बार. लेकिन हम लोगों ने पहले डायग्राम में, मतलब यहाँ पे जो पहले डायग्राम है उसमें और ये दूसरी डायग्राम है, तो जो पहले डायग्राम है मैंने सी बार कहाँ दिखाया? नहीं दिखाया, तो भी दिखाना पड़ेगा. तो ये सी बार दिखा दिया. अब अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड साइड हम ए प्लस बी में, मतलब ये रेड वेक्टर में, और सी बार जो ब्लैक वेक्टर है हमारे पास, और वो जो सी है वो आर पे ख़त्म हो रहा है. तो ए प्लस बी जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पे सी स्टार्ट होता है. तो ऐड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमको वो पावर देता है करने का. तो मैंने कर दिया ऐड. तो ये बन गया रिजल्टेंट वेक्टर R1 जो आएगा आपका फर्स्ट वेक्टर विच वॉज ए प्लस बी एंड देन प्लस सी बार, राइट? वैसे ही सेकेंड डायग्राम में मैंने बी और जीरो दिखा दिया, मैंने ए नहीं दिखाया था, तो मैं अभी ए दिखाता हूँ. यह ए वेक्टर जो ओ से स्टार्ट होकर पी तक जा रहा है, राइट? तो क्या मैं ए बार में बी प्लस सी ऐड कर सकता हूँ? यस. क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि जहाँ ए ख़त्म हो रहा है वहाँ से बी और सी का रिजल्टेंट स्टार्ट हो रहा है, तो कर सकते हैं. और तो रिजल्टेंट आएगा ये,
तो आपको मिल जाएगा R2 बार इक्वल टू A बार प्लस B बार एंड C बार का रिजल्टेंट। ओके, थोड़ा सा प्रॉपरली लिख लेता हूँ इसको सो दैट यू डोंट फील कंफ्यूज्ड। आई मीन माय हैंड राइटिंग शुड बी लेजिबल और सको ऐसा कुछ। गुड। तो क्या फर्स्ट और सेकेंड डायग्राम से हम बोल सकते हैं क्या R1 बार और R2 बार इक्वल है? हम लोग बोल सकते हैं। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या A बार प्लस B बार प्लस C बार इज इक्वल टू A बार प्लस B बार प्लस C बार। सिर्फ ब्रैकेट्स का पोजीशन चेंज हो रहा है। यस, वी कैन से दैट। मतलब हमने प्रूव कर दिया कि वेक्टर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होने के साथ साथ एसोसिएटिव भी है। अभी एसोसिएटिव का मतलब क्या, इन शॉर्ट मैं कैसे याद रखता हूँ? ओके, तो नॉर्मली मैं वही आपको बताऊंगा जैसे मैं समझता हूँ चीज़ों को। एसोसिएटिव का मतलब क्या, मैंने A प्लस B बार के साथ C को एसोसिएट किया, तो आई हैड अ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ A एंड B। मेरे पास A और B का रिजल्टेंट वेक्टर था, उसके साथ मैंने C को एसोसिएट किया। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ A बार को मैंने B और C के रिजल्टेंट के साथ एसोसिएट किया, तो सेम रिजल्ट आया। दिस इज हाउ आई रिमेंबर। ओके, राइट। तो ये बहुत सिंपल केस था, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सिंपल केस। ओके, इसका एप्लीकेशन हम देखेंगे, हमको लगेगा बहुत काम में आएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक which is law of parallelogram of vector addition. Law of parallelogram of vectors. ओके, अभी मैं बहुत स्लो जाऊंगा, बहुत मीन्स नॉट बहुत, बट आई जस्ट रिड्यूस माई स्पीड लिटिल बिट। क्यों? क्योंकि टेक्स्ट बुक में दो लॉ अलग अलग से दिए हुए हैं, एक है ट्राइंगल लॉ, एक है पैरेललोग्राम लॉ, और मेरे हिसाब से दोनों सेम है। डिफरेंस क्या मैं वो बताता हूँ आपको। डिफरेंस ऐसा है, ट्राइंगल लॉ में आपने क्या सीखा था? आपने ये सीखा था कि जहाँ पे पहला वेक्टर लेट अस से O एंड A, इसको बोलता हूँ P बार, जहाँ पे पहला वेक्टर ख़त्म हुआ वहाँ से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ, लेट से A से C तक, और इसको मैंने बोल दिया लेट से Q बार। तो हम लोग ने जो लॉ सीखा है, कौन सा लॉ सीखा है हमने? वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ क्योंकि P बार और Q बार ये ट्राइंगल के, इनकम्प्लीट ट्राइंगल के दो साइड्स है और दे आर टेकन इन ऑर्डर, मतलब जहाँ P खत्म हो रहा है वहाँ Q स्टार्ट हो रहा है, तो रिजल्टेंट हमको पता है थर्ड साइड होगा, तो ये हमको पता है, राइट। ये था ट्राइंगल लॉ। लेकिन ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ अलग नहीं है। सिर्फ डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इतना है कि पैरेललोग्राम लॉ में दोनों वेक्टर्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, मतलब दोनों का टेल सेम है। पहले में क्या था, पहले का हेड तो दूसरे का टेल, पहले वेक्टर का एंड पॉइंट दूसरे वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे दोनों वेक्टर्स सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये हो गया आपका Q बार। तो इस केस में ये आपको बताता है कि रिजल्टेंट क्या होगा। तो सबसे पहले तो मुझे इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, मतलब मुझे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेना पड़ेगा। फिर ऐसा बोल सकता हूँ कि रिजल्टेंट जो है वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है, और वो रिजल्टेंट भी सेम पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब वो रिजल्टेंट R बार विच इज P बार प्लस Q बार, ये भी O पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब दोनों वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। दिस इज द आइडिया, राइट, करेक्ट। पर ये लॉ अलग नहीं है ना? क्यों अलग नहीं है? क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको ये बताया था ट्राइंगल लॉ में, राइट, वेल आई वाज टीचिंग यू ट्राइंगल लॉ, और इस पॉइंट को मैं C बोल देता हूँ।
आई एम सॉरी, मैं डायगोनल के वर्टेक्स को भी मैं कभी कभी बार डाल देता हूँ, क्योंकि इतनी आदत पड़ जाती है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? वर्टेक्स आर जस्ट पॉइंट्स, दे आर नॉट बार और समथिंग लाइक दैट, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको ये सिर्फ समझ लेना है। वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, सो गलती होती है, ओके? तो गलती को रेक्टिफाई कर देता हूँ मैं। गुड। देखो, मैंने आपको ट्रायंगल लॉ में एक चीज़ बताई थी कि मैं वेक्टर को कहीं भी मूव कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड मैं डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा हूँ और मैं मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा हूँ वेक्टर का। तो ट्रायंगल लॉ में रिजल्टेंट क्या था आपका? ओसी था, राइट? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी ओसी है। तो मैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग वन मोर लॉ, नया लॉ बनाने से, तो मैं बोलता अच्छा, तो ट्रायंगल लॉ में जहाँ पहला वेक्टर खत्म होता है वहाँ सेकंड स्टार्ट होता है, ओके? मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये वेक्टर को शिफ्ट कर देता हूँ, मैं इस वेक्टर को उस जगह पर रख देता हूँ जहाँ पे पहला वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, राइट? बन गया आपका पैरेललोग्राम लॉ। वापस बाहर डाल रहा हूँ मैं, ओके? तो हमने क्या किया, ट्रायंगल लॉ ही है, सिर्फ जहाँ से सेकेंड वेक्टर स्टार्ट हो रहा था वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, जहाँ फर्स्ट वेक्टर ख़त्म होता है। सिर्फ मैं सेकेंड वेक्टर को पैरेलली मूव करता गया कहाँ तक? जब तक दोनों वेक्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट मतलब टेल कोइंसाइड नहीं होता, तब तक मैं उसको मूव करते गया। गुड, राइट? एक्सीलेंट। तो एक ही है वो, कोई दो चीज़ें नहीं है यहाँ पे, पर अभी बुक में दिया है तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट कैसे लिखोगे इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, ओके? तो वापस मैं बता देता हूँ स्लोली स्टेडली। तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, सिर्फ डिफरेंस इतना ही था कि हमारे केस में, इस केस में दो वेक्टर्स, ये जो दो वेक्टर है ये दो साइड्स है पैरेललोग्राम के, और ये दोनों वेक्टर्स सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ओ पॉइंट से। तो जो रिजल्टेंट होगा वो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, फिर हम लोग पहले तो एक पैरेललोग्राम दिखा देंगे कि यहाँ पे एक पैरेललोग्राम है, राइट? और ये उसका डायगोनल हो गया, जो आ गया रिजल्टेंट, विच इज पी बार प्लस क्यू बार, राइट? सिंपल। और इस पॉइंट को नाम देते हैं सी। गुड। अब इसको लिखेंगे कैसे? बहुत इजी है। हाउ डू वी राइट दिस? If two vectors of the same type describing the same physical quantity, matlab, right? If two vectors of the same type starting from the same point, क्योंकि दोनों O से start हो रहे थे, are represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, then the resultant of these two vectors is given by diagonal, is given by magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram. मैं वापस बोल रहा हूँ और लिखते भी जाएंगे। If two vectors of the same type, मतलब describing the same physical quantity, दोनों displacement to displacement, दोनों velocity to velocity, this is what I mean. If two vectors of the same type starting from the same point, क्योंकि दोनों same point से start हो रहे हैं, starting from the same point, मतलब सेम पॉइंट का मतलब टेल्स ऑफ, टेल्स आर एट द सेम पॉइंट, टेल्स आर एट द सेम पॉइंट, दोनों वेक्टर्स का टेल एक ही पॉइंट पे है। इफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, देन they are represented, if two vectors are represented in magnitude and direction, in magnitude and direction by the two sides, by the two adjacent sides, by the two
adjacent sides of a parallelogram of a parallelogram, then their resultant is represented or is given in magnitude and direction, is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram Okay, is this correct? No, this is not correct. क्या ये सही है? नहीं. क्यों सही नहीं है? कहाँ तक सही लिखा है हमने बोला दो वेक्टर्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं और सेम क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं. इफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट are represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram. तो resultant क्या आएगा? Diagonal आएगा. Then the resultant is given in magnitude and direction by the diagonal of parallelogram. Right. Half truth. Complete direction बताना पड़ेगा resultant का. तो क्या बताना पड़ेगा हमको? ये जो resultant है ये कहाँ से start हुआ? Same point से. Right. So आगे लिखना पड़ेगा by the diagonal of the parallelogram starting from the same point. Starting from the same point. हो गया कंप्लीट. क्यों ऐसा बोला मैंने? क्योंकि ऐसा भी तो सकता ना था कि रिजल्टेंट जो है वो डायगोनली ही है लेकिन वो डायगोनल एंड हो रहा है. कहाँ पे एंड हो रहा है? जहाँ पे पहले दो वेक्टर्स मतलब जो एडजेसेंट साइड्स स्टार्ट हुए वहाँ पे डायगोनल एंड हो रहा है. ऐसा भी हो सकता था तो वो गलत है. तो राइट थिंग इज the resultant also starts from the same point where these two vectors starts. Right, good enough. इतना ही स्टेटमेंट है. अब देखो हम लोग जब वेक्टर्स की बात करते हैं तो वेक्टर के पास होता है मैग्नीट्यूड और वेक्टर के पास होता है डायरेक्शन. ओके, हमने जब ट्राइंगल लॉ भी सीखा था तो हमने रिजल्टेंट तो बता दिया कि रिजल्टेंट थर्ड साइड आएगा, पर हम लोगों ने क्या ये बताया वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? क्या हमने ये बताया कि उसका डायरेक्शन क्या होगा? राइट, हमने यहाँ पे भी नहीं बोल रहे हैं अभी तक. तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये जो रिजल्टेंट ऑब्टेन हुआ है पी बार प्लस क्यू बार, इसका हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है. ओके, तो मैं इंटेंशनली यहाँ पे इस पेज पे कुछ रफ स्पेस छोड़ रहा हूँ, बाद में हम लोग फिल कर लेंगे वो रफ स्पेस को, एम्प्टी स्पेस को. अब देखते हैं कि हम लोग कैसे फाइंड करेंगे. हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों निकालना है. तो आई विल ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन. तो ये आपके पास था क्यू बार जो ओ से स्टार्ट होके बी तक गया था. ये था पी बार जो ओ से स्टार्ट होके आई थिंक आई हैव गिवन नेम ए. नाम का तो कोई फ़र्क नहीं है, नामकरण कुछ भी कर दो आप, डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको क्या लिखना है. अल्फ़ाबेट्स ही तो देने हैं कुछ. So this was resultant, and if I am not wrong I called this as C basically. Yes, so this was R bar equal to P bar plus Q bar. हमारा टास्क यहाँ पे ये है कि हमको ये जो रिजल्टेंट है इसका डायरेक्शन निकालना है और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. तो मैं स्टार्ट करूँगा मैग्नीट्यूड से. मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ये जो लाइन है ओ ए इसको एक्सटेंड कर लेंगे. राइट, हमने ये लाइन ओ ए को एक्सटेंड किया है और एक्सटेंड करने के बाद सी पॉइंट से उस लाइन ओ ए पे, एक्सटेंडेड लाइन ओ ए पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, इसको बोल देंगे डी. तो ये बन गया आपका एंगल 90 डिग्री. और हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि ये जो दो वेक्टर लिए थे हमने पी बार और क्यू बार जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे थे उसका एंगल था थीटा. उन दोनों में एंगल था थीटा. एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वाज थीटा. अगर उन दोनों में एंगल थीटा है तो इन दोनों में एंगल थीटा है. वो तो बेसिक ज्योमेट्री है आपका, तो ये भी थीटा आएगा. राइट, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं अब इसको. ओके, जस्ट अ मिनट, टू पीपल आर वेटिंग. ऑल राइट,
ओके, तो एंगल्स तो आपको मिल गए, थीटा थीटा मिल गया। अब हमारा फोकस रहेगा ट्रायंगल ओ सी डी पे। तो विल सी, ये ओ सी जो था ये रिजल्टेंट है, भूलना नहीं। उसके बाद ये डी पॉइंट है और यहाँ पे आपका कहीं पे था ए पॉइंट। ओके, ओ ए आपका था पी बार, क्योंकि ओ बी ये क्यू बार है तो ए सी, क्योंकि ए सी और ओ बी ये पैरेलल है और पैरेललोग्राम के साइड्स भी है, तो ये भी आ गया आपका क्यू बार और ये एंगल था थीटा। करेक्ट। So from triangle, from triangle OCD हमको पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया क्योंकि ये 90 डिग्री था, और हमको पाइथागोरस थ्योरम पता है OC बार इज इक्वल टू OD बार, सॉरी OC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, OC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ओके, सो OC स्क्वायर इज इक्वल टू, पर OD अगर आप डायग्राम में देखोगे तो वो है OA प्लस AD का स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। करेक्ट। तो स्टेप बाय स्टेप इजी है, नथिंग डिफिकल्ट हियर, बहुत इजी है। तो अब हम लोग A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर लगा देंगे इसको, तो OC स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ OA AD, है ना। A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर कैसे करते हो, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। I will not put brackets while using second term square plus DC square। तो ये जो है ये मैंने एक्सपैंड करके इतना लिख दिया यहाँ पे, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ OA प्लस AD स्क्वायर। राइट, गुड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑफ कोर्स, अगर कुछ गलती नहीं हुई होगी तो। नाउ इफ यू फोकस ऑन लास्ट टू टर्म्स AD plus DC, AD square plus DC square। Okay, so what I can say is, but from triangle ADC, and that is a right angle triangle again, ये भी right angle triangle है, तो ट्राइंगल ADC से मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर ये AC स्क्वायर है, मतलब ये टर्म जो है ये AC स्क्वायर है लास्ट टर्म। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, therefore from equation number 1 and 2 OC square is equal to OA square plus 2 times of OA into AD plus AC square। good, but हमको पता है OA क्या है, P बार है ना, मतलब OA इज मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर, क्योंकि मैं वेक्टर नहीं दिखा रहा हूँ, अगर मैं वेक्टर दिखाऊंगा तो मैं यहाँ वेक्टर लिखूंगा, सिंपल। मैं वेक्टर नहीं दिखाऊंगा तो सिर्फ लेंथ लिखूंगा, तो OA इज इक्वल टू P। और क्या पता है, AC पता है, AC क्या है Q, लेकिन AD का कुछ अता पता नहीं। देखो करना क्या होता है हम लोगों को, हमको जब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड किस टर्म्स में लिखेंगे हम लोग, जो क्वांटिटी हमको पता है। ऑफ कोर्स क्या पता है हमको, P और Q पता है, राइट। क्या हमको DC पता है, हमको नहीं पता DC, वो तो हमने खुद ने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करके लिया, हमने बोला चलो ठीक है C से D पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, वो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, इसलिए हमने किया। मतलब बेसिकली मुझे DC का इंफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि मेरे पास दो ही वेक्टर दिए हुए थे P और Q, दो एडजेसेंट साइड थे पैरेललोग्राम के। मतलब ये जो OC स्क्वायर का इक्वेशन है ना हमारे पास, OC स्क्वायर का ये इक्वेशन OA स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AD प्लस AC स्क्वायर, मुझे इसके हर एक टर्म को इन टर्म्स ऑफ P
क्यू एंड थीटा लिखना है, क्योंकि हमको पता पी क्यू और दोनों में एंगल थीटा वो पता है हमको। गुड। तो ओ सी भी पता था, रिजल्टेंट वही तो फाइंड करना था, नहीं तो इतना करते क्यों हम लोग, राइट। ओके गुड। बचा एडी। एडी इज ऑड मैन आउट हियर, एडी इज ऑड मैन आउट, क्योंकि एडी का इन्फॉर्मेशन है नहीं हमारे पास, तो निकालते नहीं है, तो फिर तो कैसे निकालना। मैं साइन थीटा ले नहीं सकता, क्यों नहीं ले सकता। व्हाट इज साइन थीटा बाय डेफिनेशन, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब डी सी अपॉन ए सी। अभी इसमें तो एडी आया ही नहीं, हमको एडी चाहिए था, इसलिए मैं कॉस थीटा लूंगा। तो कॉस थीटा ले लिया, एडजेसेंट साइड एडी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, तो एडी मुझे मिल गया ए सी इंटू कॉस थीटा, और ए सी तो पता था ना क्यू है, तो क्यू कॉस थीटा। गुड, राइट। अब ये सारा का सारा जाएगा यहाँ पे, तो हमको मिलेगा, मैं चाहिए तो इक्वेशन के नंबर दे देता हूँ ना, दैट इज बेटर, 3 and 4। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम 3 and 4, ओ सी स्क्वायर मतलब रिजल्टेंट का स्क्वायर, उसके बाद की टर्म क्या थी ओ ए स्क्वायर, बट ओ ए स्क्वायर क्या था पी था, तो पी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ओ ए, ओ ए वापस से मतलब P और AD मतलब Q cos थीटा, तो P Q cos थीटा प्लस प्लस AC स्क्वायर, और AC क्या था Q था, Q स्क्वायर। देयरफॉर रिजल्टेंट R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर। ये आ गया आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ P, इन टर्म्स ऑफ Q एंड इन टर्म्स ऑफ थीटा, क्योंकि हमको ये तीन चीज़ पता होती है इसके लिए। तो ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड। बाय द वे, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी अगर आपको कोसाइन रूल पता होगा तो। ओके, ये कोसाइन रूल ही है, दिस इज कोसाइन रूल। इफ़ यू नो व्हाट इज कोसाइन रूल, तो एक काम करना, आज क्लास के बाद गूगल करो, आपके स्कूल के बुक्स में होगा वो देखो। कोसाइन रूल मतलब सीधा यही कोसाइन रूल होता है बेसिकली। ओके, आई एम सॉरी, अभी जैसे उन्होंने बताया है मुझे वैसे बताना है, अदरवाइज एग्जाम में आपको मार्क्स नहीं देंगे कॉलेज के एग्जाम में, तो आई वोंट बी रिस्पॉन्सिबल। एनीवेज जस्ट टू टेल यू, कोसाइन रूल ही है वो, डजंट मैटर। सो कूल, इजी, बहुत इजी। गुड। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग जो यहाँ पे एक रफ स्पेस रखा था वो भर लेंगे, फिर मैं समरी बता दूंगा आज का। तो हमने यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट लिखा था, इसका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स का स्टेटमेंट लिख के हो गया, पर मुझे थोड़ा सा तो लिखना पड़ेगा ना, मतलब इफ़ आई वांट टू अर्न मार्क्स, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं लेट। अभी क्या 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 दिखाया डायग्राम में, मैंने दिखाया है ओ ए बार, तो लेट ओ ए बार इक्वल टू पी बार, एंड और कौन सा वेक्टर था ओ बी बार इक्वल टू क्यू बार, राइट। अब ये दो वेक्टर क्या कर रहे थे, ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड है, रिप्रेजेंट, so let these two vectors represent two vectors originating from the same point, originating from point O, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे थे, दोनों में एंगल था, so inclined to each other at an angle theta, to each other at an angle theta। ओके, वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा ही लिखो, you can write the way you want। Okay, let OA bar equal to P bar and OB bar equal to Q bar be the two vector sides of a parallelogram inclined at each other to each other at angle theta। या फिर मैं क्या लिखता हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद आता है, what I do is let OA bar, बता दो क्या है, a vector starting from point O ending at A, और उसको P bar बोल देंगे। OB bar क्या है बोल दो, Q bar है starts at O ends at B, मतलब दोनों सेम पॉइंट पे स्टार्ट हो गए। थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन पी बार एंड क्यू बार,
तो मैं ऐसा लिखता हूँ, मैं लिस्ट कर देता हूँ, क्योंकि फिर वो रेटाफिकेशन और हमारा जो दिमाग का मेमोरी, कोर मेमोरी यूज़ नहीं करना, इसलिए मैं ऐसा लिखता हूँ, मुझे वो प्रेफरेबल है। मैं धीरे धीरे बताते जाऊँगा। तो स्लोली हम लोग सीखने का तरीका बदलने वाले हैं, सीखने का, याद रखने का, लिखने का, सब चेंज होगा स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली। गुड। अब हमने ये तो बता दिया कि ये दो वेक्टर थे जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे थे। फिर उसके बाद हमने क्या किया, डॉटेड लाइन क्यों बताया मैंने, क्योंकि वो डॉटेड लाइंस मतलब BC और AG था नहीं, मैंने कंप्लीट किया क्योंकि मुझे पैरेललोग्राम बनाना है और फिर लॉ यूज़ करना है। तो फिर मैं बोल दूंगा, क्या बोलूँगा, let us complete what, the parallelogram, right? Then according to law of कौन सा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या, R bar is equal to P bar plus Q bar is the resultant of P bar and Q bar, right? Good. देन इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमको फाइंड करना था मैग्नीट्यूड। तो हम लोग यहाँ पे एक स्मॉल टाइटल दे देंगे, बोल देंगे फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ R बार, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। अच्छा, अब मैग्नीट्यूड के लिए मैंने क्या किया, C पॉइंट से D पॉइंट पे, C पॉइंट से लाइन OA पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेकिन लाइन OA ये तो एक्सटेंड किया है हम लोगों ने, तो इसलिए लिख देंगे टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ R bar, drop a perpendicular कहाँ से, तो लेट अस, थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम है, डजंट मैटर, विल मेक स्पेस, ऐसा बना लेंगे। गुड। सो टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ R bar, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम C onto extended line OA, right? या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, फ्रॉम पॉइंट C until point D, ऐसा भी बोल सकते हो, फ्रॉम पॉइंट C to line OA extended which meets line OA or which meets extended line OA at point D, ऐसा भी लिख सकते हो, तो the way you want, ज़्यादा उस पर फोकस नहीं होता है, बट इट्स ओके। सो टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ R bar, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम C onto line OA or which meets, that is better, from C which meets line OA at point D, sufficient। फिर बाद में हमने बोल दिया कि कंसिडर दिस ट्राइंगल OCD, उसमें OC जो है वो हाइपोटेन्यूस है, तो OC स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर है। फिर OD ये आपका OA प्लस AD है, तो OA प्लस AD है। फिर OA प्लस AD का स्क्वायर हम लोगों ने A प्लस B ब्रैकेट स्क्वायर लगा के उसको एक्सपांड किया, इक्वेशन 1 पे आ गए। फिर हमने ये ट्राइंगल कंसिडर किया, जो मैंने ड्रॉ नहीं किया मैं ड्रॉ कर देता हूँ। फिर हमने ये ट्राइंगल यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है, दिस वाज A पॉइंट, D पॉइंट, दिस वाज C पॉइंट, दिस वाज थीटा, दिस इज बेसिकली Q। तो अगर आप ट्राइंगल ACD में देखोगे, ADC में देखोगे, तो यू विल सी AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, मतलब ये AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये AC स्क्वायर आ गया आपका। गुड। फिर ये AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर को मैंने AC स्क्वायर लिख दिया इक्वेशन 3 में, और पहला टर्म OA स्क्वायर एज इट इज, सेकेंड टर्म 2OA AD एज इट इज, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म कंबाइन होके एक सिंगल टर्म बन गया।
राइट। फिर ओ ए पता है, डायग्राम से पता है ओ ए मतलब पी बार है, मतलब पी है लेंथ ऑफ पी, मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर। ए सी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर है, ओ सी जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है। कॉस थीटा लिया मैंने, तो यहाँ पे अगर मैंने कॉस थीटा लिया होता, लिया है, जो ये लगने वाला है ए डी बाई ए सी, तो हमको यहाँ से मिल गया था ए डी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा। फिर ए सी की जगह पे आई हैव सब्स्टिट्यूटेड फॉर क्यू, क्योंकि वो क्यू है, तो क्यू कॉस थीटा। फिर ये ओ सी इक्वल टू आर, तो आर स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर बन जाएगा। तो ये सब सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे मिल गया आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर, राइट। तो जस्ट टेकिंग स्क्वायर रूट आई हैव ऑब्टेन आर and equation 5. So equation 5 gives what? Magnitude of resultant. Magnitude of resultant vector r bar. Good enough. Sufficient. तो आज का समरी, तो आज हमने सिर्फ एसोसिएटिव लॉ प्रूव किया है, और एसोसिएटिव लॉ बहुत अच्छे से स्लोली हमारा हुआ है, एंड आई डोंट फील, रिवीजन भी हुआ है, तो आई डोंट फील कि वापस रिवाइज करना चाहिए। आप आज घर पे पढ़ो, नहीं तो फिर आई विल रिवाइज इट टुमारो इफ़ यू वांट। बट ज़रूरत कहाँ पे है रिवीजन की? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सिर्फ डिफरेंस इतना ही है ट्राइंगल लॉ में और पैरेललोग्राम में, मेरे हिसाब से तो डिफरेंस है ही नहीं, क्योंकि नहीं है, वो एक ही चीज़ है बेसिकली। सिर्फ यहाँ पे क्या है कि दोनों वेक्टर जो है वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, एक है पी बार, दूसरा है क्यू बार। रिजल्टेंट जो होगा वो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का, तो पहले मुझे पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया। हमने बोल दिया कि डायगोनल जो है वो डायगोनल भी सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। अब अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है आर बार का, विच इज़ पी बार प्लस क्यू बार, इसका मुझे अगर मैग्नीट्यूड निकालना है, जो रिजल्टेंट दो वेक्टर को कंबाइन करके जो तीसरा वेक्टर बना है, उसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा ओ ए लाइन पे, लेकिन ओ ए लाइन को एक्सटेंड करना पड़ गया, इसलिए मैंने लिख दिया एक्सटेंडेड लाइन ओ ए। सो परपेंडिकुलर फ्रॉम सी मीट्स एक्सटेंडेड लाइन ओ ए एट डी, सिंपल। और P और Q में थीटा एंगल था, तो ये एंगल भी थीटा होगा, राइट। फिर हमने सिर्फ ये ट्राइंगल कंसिडर कर लिया था, दिस इज O, दिस इज C, दिस इज D, एंड हियर आई हैव A। गुड, इतना पता होना चाहिए। तो ये थीटा आ गया, ये है P, ये है Q, ये है R। अब इस ट्राइंगल से मुझे क्या दिखता है? OC स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। OD क्या है? OA प्लस AD का स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। गुड, राइट। तो अब A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर अगर मैं लगाता हूँ, तो OA स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ OA AD प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर DC का स्क्वायर। But if I focus on this particular triangle, which I am drawing in red here, ADC, तो मैं ये नोटिस करता हूँ कि ये जो टर्म है AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये मुझे मिल जाएगा AC स्क्वायर, और बाकी सब एच डी रहेगा। तो OC स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ OA AD प्लस AC स्क्वायर आ गया। गुड। अब OC मतलब R स्क्वायर, अरे वही तो चाहिए था, अगर वो नहीं हो तो कैसे चलेगा, तो वो चाहिए, राइट। OA इज P स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ OA इज अगेन P, और AC स्क्वायर है हमारे पास Q स्क्वायर। प्रॉब्लम है AD का, तो मैं क्या करता हूँ, मैं cos थीटा लेता हूँ। cos थीटा इज एडजेसेंट साइड मतलब AD अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब AC। तो मुझे मिल गया AD इज इक्वल टू AC इंटू कॉस थीटा, और AC है Q, तो Q cos थीटा। तो ये आ गया आपका Q cos थीटा। तो आपको मिल गया R इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर, राइट। मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर R बार। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है?
जब मैं आपका JEE नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा तब आपको समझेगा कि क्यों इम्पोर्टेंट है। और आई एम टेलिंग यू अगेन, स्टेट बोर्ड का थ्योरी नहीं समझा, वहाँ पे कुछ समझने का एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा, और मैं लेवल हाई लेके जाता हूँ। ओके, लेट मी जस्ट स्टॉप रिकॉर्डिंग।